आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 25। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर में लेटी वर्तिका को देखते रंजीत की आंखों में खून उतर आया। वर्तिका बेसुध पड़ी थी। उसके होंठों के किनारे से अभी भी सफेद झाग बह रहा था। रंजीत बुरी तरह से चीख रहा था, डॉक्टर कुछ भी करो, लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर स्ट्रेचर लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे और पीछे पीछे बदहास सा खड़ा रंजीत बुरी तरह से चीख रहा था। सेल्विन उसे संभाल रहा था, पर इस वक्त उसे संभालना जैसे बहुत मुश्किल हो गया। बार बार वह खुद को कोस रहा था कि क्यों वह वर्तिका के पास कुछ और देर नहीं रुका, नहीं तो उसे इस तरह नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने नहीं देता। बार बार उसका मन इस बात से किलक उठता कि अगर उसकी लाडली को कुछ हो गया तो क्या होगा। इधर वरमाला एक दूसरे को पहनाते जो एहसास उनके भीतर तक उतरता चला गया, वो उनके जीवन का सबसे अनमोल पल बन गया। वरमाला के बाद होना तो ये चाहिए था कि वे दोनों साथ में वहां बैठते, लेकिन आकाश की हड़बड़ी की वजह से मनोहर दास सारंगी को किरण को तुरंत ही ले जाने को कहते हैं। इस तरह दुल्हन के तुरंत जाने से वहां का माहौल सबको विस्मय कर गया। आकाश की ओर से आया पंडित अब तुरंत ही मंडप में पहुंचकर फेरों की तैयारियां कर रहा था। मनोहर दास की ओर से पंडित अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे मनोहर दास से अपना संशय प्रकट करते कहते, जजमान, ये कैसी शीघ्रता है? सब कुछ तो मुहूर्त के अनुसार होगा ना? मनोहर दास इस समय कितने बेबस थे ये उनका मन ही जानता था, पर कहीं क्या, इसलिए वे अपने पंडित के आगे हाथ जोड़ते कहने लगे, बस आप सब शीघ्रता से कर दीजिए। हाँ, सब जल्दी निपटाइए। पीछे से दीपांकर आता हुआ कहता है। मनोहर दास की ओर से आया पंडित सब देख सुन रहा था, उनकी जल्दी और पिता की बेबसी भी। वे एक वयोवृद्ध दुनिया देखे सुने व्यक्ति थे। वे परिस्थिति को भांपते तुरंत ही स्थितियां समझ जाते हैं। फिर आके कहते हैं, देखिए जजमान, विवाह एक पवित्र संस्कार है। ये सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का संबंध है, इसलिए मैं इसे पूर्ण विधि से ही करवाऊंगा। आप जिस रस्म में चाहे कटौती करें, लेकिन शादी की विधि तो पूरे संस्कार के साथ ही संपन्न होगी। पंडित की कड़ाई से दीपांकर लगभग सकपका गया। सभी की नजरें अब उसे ही घूर रही थी। अरुण स्टेज पर था तो आकाश बाहर, और यहाँ उसे ही संभालना था। न वे आकाश के आगे बुरा बन सकता था और न अरुण के सामने जो स्थिति देखते वो कुछ कह सकता था। इसलिए थोड़ा नरमी बरतते हुए कहता है, आप समझ नहीं रहे। अच्छा ठीक है, अब जितना जल्दी हो सके करिए। वैसे कितनी देर लगेगी? कन्यादान के बाद फेरे होंगे, फिर जाकर होगी विदाई। ठीक है, जल्दी करें, मैं सर को बता देता हूँ। अपना पल्ला झाड़ते दीपांकर बाहर आकाश की ओर चल देता है। उसके जाते पंडित अब मंडप के संस्कारों की तैयारी करने लगते हैं। ये सब होता कुसुमबेन भी देख रही थी। वे मनोहर दास के पास आती धीरे से पूछती हैं, शू केम छू मनोहर भाई? इन्हें इतनी जल्दी शू छे? शादी कोणी हसी छे? सब विधि विधान से होवे छो? मनोहर दास इसमें क्या कहते? उनका मन तो खुद ही इस झंझावात में फंसा हुआ था। ऐसा कुछ होगा उनकी कल्पना में ही नहीं था। वे कभी शादी के लिए वे हामी ही नहीं भरते। वे शादी के दिन बारात लौटाने के दर्द को भी नहीं देख सकते थे, इसे चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे थे। क्या कहूँ कुसुमबेन, बस सब सही से संपन्न हो जाए। एक बेटी का विवाह वैसे भी पिता को कितना दबाव में रखता है। बस सब जो हो रहा है ठीक से हो जाए। उनकी बेबसी उनके एक एक शब्द से झलक रही थी। कुसुमबेन अच्छे से जानती, मन स्थिति समझ गई। वे उन्हें भरोसा दिलाती हुई कहती हैं, तमे चिंता नहीं करो मनोहर भाई, माँ अम्बा जारे विदा तय करवे छो तो आगे भी सारू संभालेगी। बस तमे तुम्हारे दामाद को देखकर ये समझ लेवे चाहे कि विवाह गलत परिवार में भले हुआ छो, पर गलत व्यक्ति से नहीं हुआ छो। मारी अनुभवी नजरे कहवे छे कि ये साथ अब जन्म जन्मांतर कर रहवे छो। તમે બસ તમારે દામાદ को देखो छो અને बाकी सब भूल जाओ। तब तमे कन्यादान की तैयारी करो मनोहर भाई। कुसुमबेन ने सच में ये कहकर उनके मन को कुछ राहत दे दी
और वे एक नज़र अरुण की ओर डालते हैं, फिर हामी में सर हिलाते, होठों को विस्तार देते वहीं बैठ जाते हैं। रंजीत की दहाड़ से हॉस्पिटल गूंज उठा था। बहुत कोशिशों के बाद वर्तिका को तो बचा लिया गया, पर उसकी मानसिक हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीने की सारी उम्मीद ही खो चुकी थी। रंजीत उसे ठीक जान बस दूर से देखकर लौट जाता। वह इस समय उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। दुख, वेदना और क्रोध ने उसके मन में भीषण आग लगा दी थी। उसका मन इस वक्त क्या क्या करने का हो रहा था, वो तो वे बस किसी तरह मन के भीतर गर्म अंगारों की तरह दबाए था। सलमान उसके सामने खड़ा था। रंजीत उसकी ओर बिना देखे दांत पीसते हुए कहता है, अब मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। उसकी मौत से पहले की तड़प को मुझे देखना है। अब से दीवान परिवार अपनी बर्बाद जिंदगी को देखने की आदत डाल लो। पिछली बार तुम्हारे कियों को मैंने माफ कर दिया था, क्योंकि वो सब मुझ पर गुजरा था, पर अब की माफी नहीं, सजा मिलेगी उनके गुनाहों की। अपनी बहन की तड़प पर गिन गिन कर हिसाब लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। घायल शेर की तरह गरजता हुआ रंजीत गरज रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पे गहरे नागवारी के भाव स्पष्ट हो आए थे। आकाश एक बार भी अंदर नहीं आया, पर मनोहर दास तो अब अरुण को ही संपूर्ण बारात मान लिए थे और पूरे संस्कार के साथ सारी रस्में कर रहे थे। अब तुरंत ही मंडप के नीचे कन्यादान की तैयारी थी। सभी काकी मिलकर किरण को मंडप के नीचे लाती हैं, जहां अरुण पहले से ही बैठा था। इस वक्त मामा की ओर से दी पीली साड़ी में घूंघट में किरण बैठी थी। मनोहर दास का परिवार तो ये सुवली गांव ही था, इसलिए शादी की रस्में कब एमपी और गुजराती रिवाजों में घुल मिल गई कुछ पता ही नहीं चला। मंडप के आगे के सारे रिवाजों के लिए गुजराती रीति के अनुसार दूल्हा और दुल्हन के बीच अंतरपाल यानी पर्दा कर दिया गया। उनके बीच बैठे पिता सारी रस्में करा रहे थे। अब कन्यादान की रस्म होनी थी। पिता को बेटी का पीले करते उसका हाथ वर के हाथ में देना था। इसके साथ ही आज से वे अपना सबसे अनमोल हीरा वर को सौंप कर उसे संकल्प कराना था कि जैसे आज तक मैंने अपनी बेटी के सुख दुख में उसका साथ नहीं छोड़ा, अब से उसे भी इस परंपरा को उसी भाव से निभाना है। रिवाज के साथ पंडित जी उनके साथ जुड़े महत्व को भी बताते जा रहे थे। जिस तरह एक स्त्री विवाह करके जिस घर में जाती है, वहां उस परिवार को बेटी, बहन और मां की तरह संभालती है। अब से वर को भी वधू के हर सुख दुख में उसी प्रकार साथ देना होगा। कन्या का आदान करते हुए पिता वर से अपेक्षा रखते हैं, जैसे अभी तक मैंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया, उसकी जिम्मेदारी मैं आज से आपको सौंपता हूँ। यही इस संस्कार की उपयुक्तता है। कहते हुए दोनों की हथेली एक के ऊपर एक रखते उसे पिता की हथेली पर टिकाते हुए पवित्र बंधन से उनका योजन करते हुए कहने लगते हैं, वृद्धापमपि कन्यात्व परुष्टो को नियमन्ते, अर्थात पशु की भांति कन्या के दान का समर्थन भला कौन कर सकता है, परंतु कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान। इसका ये अर्थ नहीं होता कि पिता ने पुत्री को दान कर दिया है और अब उस पर उनका कोई अधिकार ही नहीं रहा। आदान का अर्थ है लेना या ग्रहण करना। इस तरह पिता कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन दायित्वों को ग्रहण करता है। इसे कन्या का आदान कहा जाता है। वास्तव में दान तो सिर्फ उस वस्तु का किया जाता है जिसे आप अर्जित करते हैं, किसी इंसान का दान नहीं होता। बेटी परमात्मा की दी हुई सौगात होती है, उसका दान नहीं आदान किया जाता है और इस तरह उसकी जिम्मेदारी को वर को सौंपा जाता है। कन्यादान को सुविधा की दृष्टि से कन्यादान कहा जाता है, लेकिन इसके सही अर्थ को नहीं बताया जाता। इसलिए लोग कन्यादान का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। कहते हुए तीनों हाथ के ऊपर से जल डालते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वहीं सभी महिलाओं के संग बैठी सारंगी गीत गा रही थी। वातावरण में मंत्र और गीत इस तरह से गुथ गए कि इस विधि को देखते सभी का मन द्रवित हो उठा। हाथ सीता का राम को दिया जनक, राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा।
हाथ सीता को राम को दिया। बेटी का कन्यादान करते स्थिर बैठे पिता का मन कितना कांप रहा था, ये बस उनका मन जानता था। घूंघट के परे किरण का चेहरा भी आंसुओं से भीगा जा रहा था। वहीं अरुण किरण का रोता चेहरा देख तो नहीं पाया, पर उसकी हथेली को अपनी हथेली पर महसूस थे उसका मन उसके प्रति सौहार्द हो उठा। जिन्हें लोग सिर्फ रस्में समझते थे, वे तो एक एक पल को कहीं बांधने तो कहीं से नाता जोड़ने की विधि मात्र थी। इन सब के बीच किसी को भनक भी न लगी कि केकड़ा भाई उस भीड़ में आ पहुंचा था अपना काम करने। विवाह के संस्कार, विधि और रस्में असल में रिश्तों का भावात्मक आदान प्रदान है। रिश्तों के मर्म को समझने की समझ है जिनसे आज हर कोई मन गुजर रहा था। पाणी ग्रहण संस्कार को पूर्ण करते हल्दियाए मन कुछ ज्यादा ही भावुक हो उठे थे। अब उनके हाथ पृथक करके फेरों के लिए तैयार किया जा रहा था। पंडित मंत्रों के उच्चारण और विधि की व्याख्या के साथ आगे कहते हैं, वधू के वरण के साथ अब सप्तप्रदी अर्थात दोनों पक्ष साथ साथ 7 कदम चलते अग्नि की प्रदक्षिणा करेंगे। कहते हुए वे दोनों को साथ में खड़ा होने का अनुनय करते मंत्रों का उच्चारण जारी रखते हैं। विवाह के इस अवसर पर जहां किरण के साथ उसके पिता व परिजन थे, वहीं अरुण उस समय सबसे अकेला था। उसके मन में इस समय क्या गुजर रहा था, ये कहाँ किसी को पता था। एक अनजान रिश्ते में बंधते समय आज उसके साथ उसके अपने ही खड़े नहीं थे। भले ये रस्में, ये संस्कार उसके लिए उसकी अपनी माँ की आखिरी इच्छा की पूर्ति की तरह था, फिर भी वह इसे इस पूर्ण मन से ग्रहण कर रहा था। एक एक पल को अपने अंदर आत्मसात कर रहा था। ये संस्कार सिर्फ वधू के जीवन को ही नहीं, बल्कि वर के जीवन को भी पूर्णतः प्रभावित करते हैं। उनका जीवन एक नए मोड़ के प्रारंभ होने जा रहा था। सभी लड़की के मन के बदलाव की व्याख्या तो करते हैं, पर उस समय एक लड़का भी अपने मन के ढेरों उथल पुथल से गुजर रहा होता है। अब उसके जीवन का सामूल परिवर्तित होकर इससे उसके भावी जीवन निर्मित होता है। फेरों के लिए पंडित के निर्देशों का पालन करते वे दोनों अब खड़े थे। पंडित आगे कहते हैं, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते अग्नि की प्रदक्षिणा के लिए अब वर वधू के आगे आए। प्रथम 3 प्रदक्षिणा में वधूवर के आगे चलती धर्म, अर्थ और कामना के संस्कारों में सदैव वर के आगे बढ़ चढ़कर पूर्ण करेगी। वहीं चौथी प्रदक्षिणा में वर अपने पुरुषार्थ से साहस करता मुक्ति कार्य में वधू की आगे रहेगा। पंडित के निर्देश के अनुसार किरण को आगे करके उसका हाथ अरुण के हाथ में दे दिया जाता है। वे भी पूर्ण विश्वास से उसका हाथ थामे उसके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाता रहता है। इधर समयानुकूल गीत कुछ यूं बज उठा, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज मन से बंधी डोर की, प्यार से तुम पिया संग रहना। सारे सुख दुख संग सहना, संग संग रहना। एक एक फेरे और वचनों के साथ 2 अनजान अब से सदैव के लिए एक अटूट बंधन में बंध गए। किरण के क्षणिक स्पर्श से जैसे अरुण के मन के भीतर कोई छाप सी उतर गई थी। फेरों के बाद किरण को अरुण के वाम अंग में बैठाकर सदैव के लिए उसकी धर्म पत्नी का दर्जा दे दिया गया। अब आज से जन्म जन्मांतर के साथी जो बन गए थे। सारंगी अब उसके बीच फिर से पर्दा करती है। अरुण पंडित के निर्देश पर बिना देखे किरण की मांग में सिंदूर डालती, उसके बाद उसे मंगलसूत्र पहना देता है। निर्देशों का पालन करते सभी संस्कारों को विधि विधान से पूरा करते वे अब कुछ समय के लिए फिर से पृथक कर दिए जाते हैं। शादी अब पूर्ण हो चुकी थी। अगला और अंतिम संस्कार विदाई का था, जिसके लिए सभी को अपने मन को पहले तैयार करना था। इसके लिए सारंगी किरण को अपने साथ ले जाने को तैयार थी। तभी पंडित जी ये कहते कि सारे संस्कार पूर्ण हुए। अरुण मंडप से उठते हुए सारंगी की ओर देखता हुआ कहता है, अभी कहाँ, जूता चुराई की रस्म तो रह ही गई। अचानक अरुण के ये कहते सभी की नजरें अरुण की ओर उठ गई थी। किसी की भी अपेक्षा में ये सुनना तो था ही नहीं। जैसी बारात उनके द्वार आई थी उसमें विवाह ही संपन्न हो जाए, यही बहुत था। उसमें अरुण का ये विनोद भाव सभी को आश्चर्य से भर गया। सारंगी तो किरण को थामे अपनी जगह खड़ी ही रह गई।
कहने करने को तो उसकी बहुत उमंग थी, पर उन सब पर आकाश का डर ज्यादा हावी उठा। सारंगी चुप खड़ी थी तो उसके बगल में घूंघट में किरण भी वहीं थमी रह गई। अरुण अपनी मोजड़ी पहनता हुआ अब ठीक उनके सामने खड़ा था, साथ ही उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान तैर रही थी। आकाश भले ही अंदर नहीं आया था, लेकिन दीपांकर बराबर वहां मौजूद बना था, जो बस उसके निर्देशों का पालन कर रहा था। अरुण के इशारे पे वह आगे बढ़कर कोई लिफाफा उसकी ओर बढ़ाकर फिर अपनी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। अरुण आगे कहता है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता विवाह के संस्कार के बारे में, पर ये मेरी भाभी ने बताया था कि मैं जूता चुराई की रस्म पर यह भेंट आपको दूं। तभी मौन अवाक खड़े थे। सारंगी के मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूट रहे थे। अरुण जो लिफाफा उसकी ओर बढ़ा रहा था, उसे स्वीकारने उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये देखते दीपांकर जल्दी से आगे आकर कुछ बोलने को होता है। उससे पहले ही उसे रुकने का इशारा करते अरुण अब खुद उस लिफाफे को खोलता हुआ कह रहा था, सौगातें सिर्फ धन संपदा की नहीं होती, वे जितना मान देने वालों के लिए होती है उतना ही स्वीकारने वाले के लिए भी होती है। ये पेपर उन जमीन के हैं जिसमें कामगार महिलाओं के लिए रात्रि का स्कूल चलता है, जहां अब से 3 महीने में एक पक्का स्कूल तैयार हो जाएगा। आखिर अब से इस परिवार का हिस्सा होते हुए मेरा भी उनके प्रति कोई फर्ज है, तो प्लीज इसे स्वीकार करें। सारंगी की आश्चर्य से फैली आंखों और खुले मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटे। वह अभी भी अवाक खड़ी थी, पर एक बार मनोहर दास से नजर मिलते उनके समर्थन से सारंगी आगे बढ़कर वह लिफाफा ले लेती है। उस पल का माहौल एकदम से बदल गया। अरुण कपूर तो जैसे सभी रीझ उठे। सभी ऐसे प्रेम से उसे देखने लगे मानो कह रहे हों कि वह उनकी पहली झलक में ही सबका दिल जीत चुका है, और अब इस जीते हुए दिल को और कितनी बार जीतोगे। सबके मन खिलखिला उठे थे। मनोहर दास आगे बढ़कर अरुण को जनवासे की ओर ले जाते हैं, तो वहीं घूंघट के पीछे किरण मुस्कुराती हुई सारंगी के साथ अपने कमरे में चल रही थी। शादी के संपन्न होते सभी भीड़ तितर बितर हो गई, और उसी भीड़ का फायदा उठाते केकड़ा भाई अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा था। उसने एक वेटर का वेश धरा था, जिससे किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वे अपने कपड़े के अंदर एक हाई कैपेबल पिस्टल छिपाए था, जिसे तय था कि उसका इरादा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वह सुनिश्चित समय की ताक में था, जब वह अरुण पर निशाना तान कर उस पर हमला करके आसानी से वहां से भाग सके। तभी उसका साथी उसे किसी फोन के बारे में बताता है, जो कुछ समय पहले वहां आया। केकड़ा धीरे से फुसफुसाता है, क्या कहता है बे? सही कहता हूँ बॉस, फोन आया है, वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ने टारगेट बदलने को बोला है। टारगेट बदलने का मतलब? सही से बोल। केकड़ा दांत के भीतर से चीखा, लड़के की जगह लड़की को उतारने का है। अबे हम क्या घंटा आदमी हैं जो इधर से उधर बचता रहेगा? अब बोला है बॉस तो क्या करना है? वही तो। केकड़ा बुरी तरह से तिलमिला उठा था। अभी तो करेगा वही अपुल, लेकिन उस लड़के से साला पर्सनली भी निपटेगा। अपने को घनचक्कर बनाया था ना। चल, लड़की ऊपर कमरे में गई होगी, चल के निपटा कर निकलते हैं। केकड़ा के कहते वे साथ ही हामी में मुंडी घुमाते उसके पीछे पीछे चल देता है। आखिर क्या होना है इसमें? क्या किरण सचमुच किसी हादसे का शिकार हो जाएगी? क्या होगा उनकी आगे की जिंदगी में? रंजीत का बदला किस हद तक जाएगा? इस कहानी को सुनने के लिए बने रहें इस चैनल में, और रोजाना इस कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करें, ताकि वो भी इस कहानी से जुड़ सके। धन्यवाद।